बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। अभी कुछ भी कहना या किसी नतीजे पर पहुंचना या कोई नतीजा अखज़ करना क़ब्ल अज़ वक्त है, और बहुत सी उम्मीदें भी लगा लेना इस वक्त ज़ाहिरी बात है कि क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पिछली पार्लियामेंट में जो पीडीएम की एक हुकूमत थी उसने पास किया, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आईं, उन पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं साबिक़ चीफ जस्टिस, उन्होंने स्टे दिया। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी पोजीशन वाज़े की कि वो बेंच जो है वो नहीं बनाएंगे, और वो इस तरह की किसी बने हुए बेंच का जब तक उस पर स्टे है हिस्सा भी नहीं बनेंगे। और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के केस में बेंच का हिस्सा बनाया तो काजी साहब उधर से उठ गए। अब काजी साहब ने आते साथ सबसे पहले ज़ाहिरी बात है कि इस मामले को सेटल करना था, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं, इन पर हुक्म इम्तना है, स्टे है, ये जब तक मामला सेटल नहीं होता उस वक्त तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अब जो समाअत है वो भी पाकिस्तान की 77 साला हिस्ट्री में पहली मरतबा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत देखा, वहाँ पर किस तरह से समाअत होती है। ऑल्दो अंग्रेज़ी में थी लेकिन लोगों को समझ आ गई कि किस तरह के मामलात होते हैं। और ये समाअत जो है इसमें 70% वक्त, जो कि अलार्मिंग चीज़ थी, वो ये थी कि 70% जो इसमें टाइम है वो जज साहिबान ही बोलते रहे और एक दूसरे को ही ये बेसिकली सुनाते रहे, वकला को कम वक्त दिया गया। और एक क्लियर आप कह लें कि डिवाइड जो है वो ओपिनियन की होती भी है, लेकिन ये इसलिए इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर ये डिवाइड जो है ये अहमियत की हामिल हो गई क्योंकि ऑलरेडी उमर अता बंदियाल साहब के दौर के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी के हवाले से खबरें थीं और तस्दीक भी हुई, एक जानिब 8 एक जानिब 7। अब फिर से वही बात सामने आई और उस बयानिए को, उस नैरेटिव को तक़वियत मिली कि एक जानिब अब पहले जिधर 8 थे अब उधर 7 हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जहाँ पर 7 थे वहाँ पर 8 हो चुके हैं। ये सब कुछ हुआ, लेकिन ज़ाहिरी बात है नाज़रीन इकराम के जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी अहम हैं क्योंकि जो एंड पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ब्रेक ली और फिर शाम के वक्त लेट ऑफिस आवर्स के बाद ही बल्कि जो समाअत हुई उसमें बड़ा मुख्तसर सा उन्होंने आके, क्योंकि ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि एक यूनानिमस डिसीजन लिया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए और उन्होंने कहा कि हम आपस में मुशावरत कर लेंगे कि हमने बेंचेस कैसे तश्कील देने हैं। और इसमें यही तो फिर वकील साहब ने कहा कि ये तो आप मेरा काम आसान कर रहे हैं, ये काम आपका आपस में डिसाइड करने का है, यही तो मेरा मौक़िफ़ है, यही तो मेरा स्टांस है, यही तो मेरा नैरेटिव है, यही तो मेरी इस्तदा है, यही तो मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि पार्लियामेंट डिक्टेट नहीं कर सकता। और बेसिक नुकता भी यही है कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर तब्दील कर दिए। ये बिल्कुल अच्छा किया होगा कि एक शख्स की बादशाहत नहीं होनी चाहिए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी मर्जी से बेंच बिल्कुल ना बनाएं, बल्कि इस सब के अंदर ये चीज़ इसी तरीके से चलती है और 3 टॉप मोस्ट जजेस ही बनाएं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन प्रेसिडेंट, बात बार बार आ रही थी कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर कल को ये इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पार्लियामेंट ले रही है वो वापस भी कर सकेगी, और इसमें 2/3 मेजॉरिटी भी उन्हें नहीं चाहिए होगी, और इसके साथ ही साथ वो और बहुत कुछ कर लेंगे। वो कहेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट के आइंदा से जज को फारिग करना पार्लियामेंट का काम है, और वो एक एक्ट पास कर देंगे, फिर आपको उस पर सरे तस्लीम खम करना होगा, फिर पार्लियामेंट एक क्लियर मेजॉरिटी से एक और करारदाद के जरिए जज साहब को घर, मतलब फिर तो कुछ भी आपने एक इदारे, वो एक प्रेसिडेंट, उसकी असल में चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी। जो खातून जज साहिबा हैं, जस्टिस साहिबा, उन्होंने बड़ा अहम नुकता रेज़ किया कि फ्लॉ एक टेक्निकल, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ऑल्दो वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं तो ये ये अच्छी चीज़ है कि जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस का ना हो, टॉप के 3 लोगों का हो, लेकिन वो भी इस बात पर आए कि ये कहा जा रहा था कि अपील का हक दिया जाए और अपील पिछले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। फुल कोर्ट की अपील का इसमें लिखा नहीं हुआ, यानी वेग है, एम्बिगिटी है। फुल कोर्ट की अपील, फिर कौन सा फुल कोर्ट से बड़ा बेंच कौन सा होता है। अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत की, क्योंकि 3 जजेस की कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस और बाकी 2 जस्टिस, एक आपके हो गए जी
जस्टिस साहब जो कि सरदार तारिक मसूद साहब है, उनका इशू नहीं है। मसला ये है कि आज जिस तरह से जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल एहसन, इन्होंने रिमार्क्स और ये सारी चीज़ें हुई, और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस हफ्ते बेंचेस की तश्कील अब मैं कर सकूंगा, क्योंकि एक सवाल पैदा ये हो रहा था क्योंकि आज उन्होंने कर दी थी समाअत मुलतवी। और इस सब के अंदर ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि अगर आपने आपस में ही तरीकाकार तय करना है, यही तो मेरा केस है, यही तो मेरा पॉइंट है, हम आपस में मुशावरत कर लेंगे कि बेंचेस कैसे तश्कील देने हैं, ये हमारा आपस का काम होगा, ये इन्होंने कहा। अब यहां पर मैं आपके सामने पहले पूरी कार्रवाई रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुतल्लिक हुक्म इम्तना ये रिपोर्ट किया जा रहा है जियो की तरफ से कि ख़त्म कर दिया, और एक्ट में शामिल दीगर मामलात पर फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। यानी अब इसके ऊपर जो अगली समाअत है वो नाज़रीन कराम कब सुनी जाएगी? अगली इस पर समाअत होनी है एग्जैक्टली आप कह लें कि 2 हफ्ते बाद, और 3 अक्टूबर तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही की। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत की, जिसको बराह रास्त टीवी पर नशर किया गया। शाम में वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज नहीं लगता कि समाअत मुकम्मल हो, क्योंकि वो चाहते थे कि आज ही समाअत मुकम्मल हो जाए, और अगर तो वो ये चाहते तो फिर कल भी दोबारा ये केस सुना जा सकता था, परसों तक भी केस का फैसला हो सकता था। लेकिन इसमें यही बात है कि शायद जो सीनियर जजेस हैं उनके दरमियान एक इत्तफाक़े राय हुआ, और ये जो इत्तफाक़े राय है इसमें इन्होंने कहा कि मैंने अपने दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत की कि क्या आप राजी हैं कि केस को पार्ट हर्ट कर रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्हें सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक मुकदमे के लिए वियना जाना है और ऑस्ट्रिया जाना है उन्हें। खुली अदालत में ही चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का फैसला लिखवाया और हुक्मनामे में कहा कि दरखास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल को बेंच के सवालात के जवाब देना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए दरपेश चैलेंज पर अपने 2 सीनियर जजेस से मैं मुशावरत करूंगा। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन ने माना कि हम अपने तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय करेंगे। यही तो नुकता था कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर खुद तय करे, पार्लियामेंट डिक्टेशन ना दे, यही तो वो नुकता है। इसमें इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन ने माना कि हम अपने तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि तमाम फरीकैन 25 सितंबर तक जवाब जमा करवा दें। अदालत के सामने फुल कोर्ट तश्कील की दरखास्त की गई थी। दरखास्त गुजारों ने फुल कोर्ट पर कोई एतराज नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने साथी जजों से मशवरा करके बेंच बना रहा हूं, आप सब बुरा ना माने तो दलाइल मुख्तसर और जामे रखा करें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर बेंचेस बनाने से मुतल्लिक हुक्म इम्तना खत्म कर दिया और एक्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करके बेंचेस तश्कील देंगे और इस सब के अंदर दीगर मामलात के ऊपर समाअत जो है वो जारी रहेगी। यानी कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस पर इत्तफाक किया है। अब इसके थ्रू अब जो आइंदा आने वाला अदालती हफ्ता है उसमें जाहिर बात है केसेस तो चलने हैं, सुप्रीम कोर्ट रुक तो नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने रवा हफ्ते का जजेस का रोस्टर जारी कर दिया है। रोस्टर चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस ने 5 बेंचेस जो हैं वो तश्कील दिए हैं। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं, जबकि बेंच नंबर 2 में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। बेंच नंबर 3 में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद। बेंच नंबर 4 में जस्टिस याया अफरीदी, मज़ाहिर अली अकबर नकवी और मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। बेंच नंबर 5 में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी शामिल हैं। अब यहां पर ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये एक बहुत बड़ा इत्तफाक़े राय जो है वो पैदा हुआ है। ऑल्दो जो फैसला आज करना चाह रहे थे काजी साहब वो नहीं कर सके। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से एक चीज क्लियर होती जा रही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एस्टैब्लिशमेंट को स्टन करेंगे, वो उन्हें सरप्राइज देंगे और जाहिर बात है हर चीज जो है अब आपको कानून के, अब जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो आइन और कानून की बात करते हैं। इलेक्शंस के हवाले से भी इलेक्शन एक्ट और सदर की दी गई तारीख का मामला भी सुप्रीम कोर्ट आना है और इसमें इमरान खान साहब की एक और दरखास्त भी लगी हुई है जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी हुई है। 90 दिन में इलेक्शंस का मामला भी आएगा। एक जानिब इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, दूसरी जानिब आइन है। ये सारे चैलेंजेस तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने खड़े हैं और आते साथ बड़े चैलेंजेस खड़े हैं। पीटीआई ने लगातार पहले एक स्टेटमेंट दी और अब कोर कमेटी ने भी कह दिया कि आप मुल्क के अंदर लॉलेसनेस जो हो रही है उसे खत्म करवाएं।
عدالت جو ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائے جانے کے عوامل اور جبری گمشدگیوں کے آگے بند باندھنے میں ناکام ہے. جسٹس صاحب اس میں اپنا کردار ادا کریں نئے چیف جسٹس. اب اس سب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے حوالے سے ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو سرپرائز کر رہے ہیں. ابھی تک ایسا لگے گا ایز آف یٹ, کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ کنفیوژن ہے اور ابھی کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں یا کسی کے حوالے سے کوئی اوپینین فارم کر لینا بہت قبل از وقت ہے. اگر سپریم کورٹ کے اندر کنسنسس آ چکا ہے تو ایک چیز اس سے واضح ہے کہ اٹ از اے بگ سیٹ بیک فار دا پاورفل, اور نواز شریف اور کمپنی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہوں. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ طاقتوروں کو اگر سرپرائز ملتا ہے تو کیا نواز اینڈ کمپنی قاضی صاحب سے جو امیدیں لگائے ہوئے اس سائڈ آف دا وہ آپ کہہ لیں کہ لائن کے اس سائڈ پہ ہوں گے یا لائن کے اس سائڈ پہ ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے امتحان ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ مجبوری بن سکتے ہیں اس ساری کی ساری سچویشن میں, پاورفل کی جو پاورفل حلقے ہیں یا پاور کوریڈورز ہیں ان کی. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اڑے ہوئے ہیں, ضد لگا کے بیٹھے ہیں. وہ ضد ہے کہ جی آئین اور قانون, خان آئین اور قانون کے مطابق چلے گا, یہ خان کی ضد ہے, وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا, وہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے. اچھا, یہ جو قاضی صاحب کے حوالے سے اس میں جو ایک کنسنسس بلڈ ہوا ہے یہ ایک بڑا دھچکا ہے جو اس وقت مینجمنٹ کرنا چاہ رہے تھے چیزوں کی, اور سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ جو کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے ٹاپ کے 3 ججز میں, کیونکہ اس میں ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا تیسرے جج صاحب جو جسٹس اعز الحسن وہ اس میں کوئی اپنا پوائنٹ ریز کر دیتے, لیکن یہ جو کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے اس نے بہت کچھ کلیئر کیا ہے. اور اس سب کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہر چیز کنفرم ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں جسٹ گیو اٹ سم ٹائم, کیونکہ جو کوئی اپلیکیشن جو خان صاحب کی لگی ہے یا دیگر چیزیں ان پر کوئی بھی چیز ان کے خلاف آئی تو ظاہری بات ہے یا خان صاحب کی طرف سے آئی یا عمران خان صاحب کے خلاف آئی تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس یا سپریم کورٹ میں کچھ بھی آیا تو بینچز کی تشکیل سے لے کر ان پر فیصلوں سے ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. اور اس سب میں ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ لا اور کانسٹیٹیوشن, آئین اور قانون کے لیے پازیٹیو ہیں, لیکن ظاہری بات ہے آئندہ آنے والا وقت مزید بہتر انداز میں ہمیں بتا سکتا ہے کہ معاملات کس طرف کو جائیں گے اور اصل کہانی کیا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.